आज हम बात करेंगे अपने जियोग्राफी के रीढ़ के 7 वाक्यों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये हमारी जियोग्राफी अब आ गई है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है। पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे, फिर हमने पॉलिटी के देखे और अब हम देख रहे हैं जियोग्राफी के। ठीक है, इसमें राजस्थान की, इंडिया की और वर्ल्ड तीनों की है। ऑप्शन ए है कि प्रदीप्ति वृत्त, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखीय वृत्त, ऑप्शन सी है दीर्घवृत्ताकार पथ और ऑप्शन डी है उत्तर आयनात। तो बताइए कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वह क्या कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रदीप्ति वृत्त। हमारी व्याख्या भी है कि ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये वृत्त पृथ्वी के दिन और रात के जो हिस्से हैं उनके बीच की जो सीमा है उसको दर्शाता है। प्रदीप्ति वृत्त को हम टर्मिनेटर या फिर ट्वाइलाइटर जोन भी कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त पृथ्वी के अक्ष से 23.5 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। पृथ्वी की धुरी पर घूमने के कारण प्रदीप्ति वृत्त की स्थिति कैसी होती है, लगातार बदलती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन ए है कि घाटी से पर्वत की तरफ, यानी ये घाटी से पर्वत की साइड जाती हैं। ऑप्शन बी है पर्वत से घाटी की तरफ, यानी कि पर्वत से घाटी की साइड जाती हैं। ऑप्शन सी है समुद्र से स्थल की ओर, ऑप्शन डी है स्थल से समुद्र की तरफ। तो बताइए जो अवरोही पवनें हैं वो कैसे प्रभावित होती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्वत से घाटी की तरफ, फ्रॉम माउंटेन टू वैली। कैसे जाती हैं, ये पर्वत से घाटी की तरफ जाती हैं अवरोही पवनें। हमारी व्याख्या भी है कि अवरोही पवनें जो हैं वो पर्वत से घाटी की तरफ प्रवाहित होती हैं। जब हवा पर्वत की चोटी पर ठंडी हो जाती है तब उनका घनत्व कैसा होता है, बढ़ जाता है और वे कैसी हो जाती हैं, भारी। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर, यानी कि घाटी की तरफ कैसी होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। ऑप्शन ए 105 डिग्री से 145 डिग्री, ऑप्शन बी है 105 से 105 डिग्री, ऑप्शन सी है कि 145 डिग्री से 145 और ऑप्शन डी है 90 डिग्री से 90 डिग्री। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 105 डिग्री से 105 डिग्री। इस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार 105 डिग्री से 105 डिग्री है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि इस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच है। इस तरंगे एक द्वितीय भूकंपीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जिनका अर्थ है कि इस तरंग के कण गति की दिशा तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत है। छाया क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां भूकंप से प्रत्यक्ष पी और इस तरंगों का पता नहीं लगाया जा सकता। तरल कोण के द्वारा किस तरंगों को पूरी तरह से रोकने के परिणाम स्वरूप छाया क्षेत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि कायाल किस तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है मालाबार तट, ऑप्शन बी है कोंकण तट, ऑप्शन सी है काठियावाड़ तट, ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट। तो बताइए कायाल तट किस तट पर है। तो हमारा जो कायाल है वो मालाबार तट पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि कायाल जो है वो भारत के मालाबार जो तट है उस पर स्थित है। कायाल समुद्र के समांतर उथले समुद्री प्रवेश द्वार या फिर लेगून होते हैं। मालाबार तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर है और केरल की जो लेगून झीलें हैं उनको क्या कहते हैं, कायाल कहते हैं। कायाल और उसके आसपास के जैव विविधता से भरे होते हैं और अन्य तटों की स्थिति होती है, जैसे कि कोंकण तट। याद रखना, एक बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो कयाल भारत के मालाबार तट पर है। कहाँ पर है ये केरल की लेगून झीलों को भी हम कयाल कहते हैं। कोंकण तट ये महाराष्ट्र और गोवा में है। काठियावाड़ तट नाम से पता चल रहा है गुजरात में है। और कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, काठियावाड़ गुजरात में, कोंकण महाराष्ट्र और गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ व फेकोलिथ संबंधित हैं। ऑप्शन ए है भूकंप से, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी से, ऑप्शन सी है नदी से, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल से। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ज्वालामुखी से। हमारा बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ ये ज्वालामुखी से यानी कि वॉल्केनो से हमारे रिलेटेड हैं। व्याख्या भी है
कि बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ व फेकोलिथ ये सभी चट्टानों से बनी भूगर्भीय संरचनाएं होती हैं जो कि ज्वालामुखी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनती हैं। जब पृथ्वी के अंदर से पिघलता हुआ जो मैग्मा है वे ऊपर की ओर उठता है तो वे विभिन्न जो परिस्थितियां होती है उसमें ठंडा होकर इन संरचनाओं का क्या करता है, निर्माण। वेकोलिथ क्या होता है, यह एक विशाल आग्नेय चट्टान का पिंड होती है जो कि पृथ्वी है स्थित, ये पहाड़ों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। लेकोलिथ क्या है, ये एक उभरी हुई आग्नेय चट्टान का पिंड है जो कि पृथ्वी के सतह के पास कैसा है, स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द फैंस आर ट्रू, यानी कि फैंस के बारे में कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है। ऑप्शन ए है कि फैंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली हैं, नहीं मेहरगढ़ से नहीं मिली। दूसरा है फैंस प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है, ये भी गलत है क्योंकि फैंस जो है वो कृत्रिम तौर पर पाया जाता है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। थर्ड है कि बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है, बिल्कुल सही होता है कि जो बालू या फिर जो स्फटिक, क्योंकि जो ये बालू होता है जो स्फटिक होता है इनके पत्थर के चूर्ण को हम गोंद में मिलाते हैं, गोंद में मिलाते हैं तो उनसे कैसी वस्तुएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बनाकर हम उसके बाद क्या करते हैं, वो जो वस्तुएं होती हैं उन पर हम एक चिकनी परत चढ़ाते हैं। लास्ट है कि फैन से मनके, चूड़ी, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि फैन से हम मनके, चूड़ियाँ, झुमके और जो छोटे बर्तन हैं वो बनाते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा गलत था, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड वाला भी हमारा रॉन्ग था। थर्ड है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सही है, यही आंसर हमारा सही है क्योंकि हमने देखा था कि फर्स्ट और सेकंड ये हमारे ऑप्शन गलत थे, बल्कि हमारे थर्ड, फोर्थ और हमारे फिफ्थ थे ये तीनों ऑप्शन सही थे। फोर्थ है कि फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट सही है, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी ही हो जाएगा। अगर हमें आंसर के बारे में पता है तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हमें आंसर इसका पता चल जाता है। व्याख्या है कि बालू और फिर स्फटिक पत्थर के जो चूर्ण होते हैं उनको जब हम गोंद में मिलाते हैं तो उनसे हम क्या बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं। उसके बाद वो जो वस्तुएं होती हैं उन पर हम क्या चढ़ाते हैं, चिकनी परत। फैन से हम मनके, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन भी बनाते हैं। फैंस बनाने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कठिन होती है क्योंकि इसे कई चरण होते हैं, जैसे कि इस प्रक्रिया में रेत या पाउडर कटर्स को हम विशेष प्रकार के गोंद के साथ मिलाते हैं, फिर उस मिश्रण को हम आकार देते हैं, फिर उस आकार को चमकाया जाता है और चमकदार कांच जैसे ये दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि सोम एक पौधा था, ये बिल्कुल सही बात है, ऋग्वैदिक काल में जो सोम था एक पौधा था। सेकेंड है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे। थर्ड है कि सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, ये भी सही है क्योंकि सूक्त का मतलब कैसा था, अच्छी तरह से बोला गया। फोर्थ है कि उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे। फिफ्थ है कि इंद्र युद्ध के प्रमुख देवता नहीं थे, गलत हो जाएगा क्योंकि इंद्र प्रमुख देवता थे। तो सही आंसर देखो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है वो ए ही हो जाएगा क्योंकि हमारा फर्स्ट और थर्ड ये वाला सही है कि सोम एक पौधा था और सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि इंद्र जो थे प्रमुख देवता थे, इसने नहीं बोल दिया, इसने ब्रह्मा विष्णु को प्रमुख देवता माना पर वो नहीं थे। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन हमारा ए है, वो सही है कि हमारा सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, सो सोम एक पौधा था। हमारी व्याख्या भी है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य कथन ये है कि ऋग्वेद में सोम को एक पौधे के रूप में वर्णित किया गया जिसका रस देवताओं को अर्पित किया जाता था, इसे अमृत के समान माना जाता है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया मंत्र या फिर स्तुति। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को युद्ध का देवता मानते हैं और ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र, वरुण, अग्नि थे ये प्रमुख देवता थे, ब्रह्मा विष्णु नहीं थे। कौन कौन से थे, इंद्र, वरुण और अग्नि, ठीक है। और इंद्र को हम लेते थे युद्ध का देवता। नेक्स्ट है हमें वनों और वृक्षों को मिलान करना है, ये हमारे फॉरेस्ट वन और ये हमारे ट्री वृक्ष दिए गए हैं, जैसे कि हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार स्प्रूस, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ताड़, पर्वतीय हमारा मेहगोनी, मैंग्रोव, साल। तो इनको हमें सही मिलान करना है, तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि हमारा फर्स्ट का सी सही है, यानी कि उष्णकटिबंधीय है, ये महोगनी है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये कौन से हैं, महोगनी। सेकंड का डी सही है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ट्रॉपिकल डेसिडस, ये हमारे साल हैं। थर्ड का ए हो जाएगा पर्वतीय माउंटेन, ये स्प्रूस हैं। फोर्थ का बी हो जाएगा मैंग्रोव और ये ताड़ है। ताड़ कैसे है, मैंग्रोव।
हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार है महोगनी है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती साल है, पर्वतीय स्प्रूस है, मैंग्रोव ताड़ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है। ऑप्शन ए है सिंघाभूम झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नेल्लोर आंध्र प्रदेश। दूसरा है कुद्रेमुख कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा, बोकारो झारखंड। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। थर्ड है बोकारो झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज उड़ीसा। फोर्थ है मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़। इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था क्योंकि इसमें जो हमारा ऑप्शन था वो ए और डी सही था। ये ठीक है, ए और डी कैसा था, सही था। तो इसमें जिसने भी ए और डी लगाया है उसको हमें क्या मिले हैं, बोनस मार्क्स। जो सिंहभूम है ये झारखंड में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है और मयूरभंज उड़ीसा में है। ये भारत में लौह अयस्क पेटियों के प्रमुख हैं। इसमें 4 प्रकार के लौह पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट। कौन से होते हैं, 4 प्रकार के, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। लौह अयस्कों में मैग्ने जो टाइट है वो सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे अच्छी उत्तम कोटि का लौह अयस्क होता है। मैग्नेटाइट भारत में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में और गोवा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो 3-4 बातें हैं याद रखो कि जो है भारत में 4 प्रकार के लौह पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। इसमें मैग्नेटाइट जो है सबसे अच्छा होता है जो कि कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल और गोवा में पाया जाता है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गोवा की कैपिटल है पणजी। सिंहभूमि झारखंड में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, मयूरभंज उड़ीसा में है। नेक्स्ट में है कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो किस दिशा में विस्तृत है। ऑप्शन ए है कि दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, ऑप्शन डी है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। देखो इसमें भी हमारा सी और डी दोनों सही है, यानी कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम है। तो हमारा ऑप्शन सी और डी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। ये पर्वतमाला लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची शिखर जो है वो ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये पर्वतमाला राजस्थान भूगर्भीय संरचना को क्या करती है, इफेक्ट करती है यानी कि प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कि जिलों और जलवायु प्रदेशों को हमें मिलान करना है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट, जिले और जलवायु प्रदेश क्लाइमेट रीजन दिए गए हैं तो इन्हें हमें मिलाना है। जैसे कि जैसलमेर है, जयपुर है, सवाई माधोपुर है, झालावाड़ है, अति आर्द्र है, आर्द्र है, उपाद्र है, शुष्क है। तो कौन सा क्या है बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि दिए गए जिले और उनके जलवायु प्रदेश कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि जो जैसलमेर है वो शुष्क है, जयपुर है वो उप आर्द्र है, सवाई माधोपुर है ये आर्द्र में जाता है और जो झालावाड़ है वो अति आर्द्र में चला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से लर्न कर लेना। जैसलमेर ये शुष्क में, जयपुर ये उपाद्र में, सवाई माधोपुर ये आर्द्र में, झालावाड़ अति आर्द्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला और परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो हमें जिले गए हैं और ये हमारी गई है परियोजनाएं, तो बताइए। पहला है चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, अजमेर बीशलपुर परियोजना, उदयपुर मानसी वाकल परियोजना, प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ है ये इसमें राणा प्रताप सागर बांध है, जो उदयपुर है इसमें मानसी वाकल परियोजना है और जो प्रतापगढ़ है इसमें जाखम परियोजना है। हमारी व्याख्या भी है कि जिला और परियोजना के संदर्भ में सही कथन है कि राणा प्रताप सागर बांध में चित्तौड़गढ़ में है, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। जखम प्रताप ने दिया था, वैसे मैंने आपको याद करवाया था। बीसलपुर परियोजना टोंक में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए है हमारा सरसों, चना, मोठ, ऑप्शन बी है इसनवगोल, जीरा, ज्वार, ऑप्शन सी है चना, मूंग, उड़द, ऑप्शन डी है मूंगा, मक्का, बाजरा। और इस क्वेश्चन में हमें बोनस मार्क्स मिला था। हमारी व्याख्या है क्योंकि
हमारी व्याख्या है कि सरसों, चना, मोठ, जीरा, ज्वार, इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है। इसको सभी बोनसमार्क दिया था आयोग ने। नेक्स्ट है कि 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10.0%। ठीक है, 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर थी। हमारी व्याख्या भी है कि 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 10.06% थी, जो कि राजस्थान में सबसे कम है। राजस्थान में कैसी है? सबसे कम। राजस्थान के बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर इस अवधि में सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार गंगानगर जिले की आबादी 1969168 है, जो कि स्लोवानिया देश के बराबर है। और गंगानगर का जो लिंगानुपात है वो 887 है। इसमें बस ये चीज़ें याद रखना है कि 2001 से 2011 में गंगानगर जिले की कितनी है वृद्धि दर? 10.06। और 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी कितनी है? 1969168 और इसका लिंगानुपात कितना है? 887। ठीक है, बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे ज़्यादा है, गंगानगर की सबसे कम है। और इसके बाद हमारा 9 सितंबर 2012 की जियोग्राफी है PYQ में। सागर में मेरियाना गर्त स्थित है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है आंध्र महासागर और ऑप्शन डी है उत्तरी ध्रुव सागर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है उसमें मेरियाना गर्त स्थित है। हमारी व्याख्या भी है कि मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। और इसकी लंबाई कितनी है? गहराई, इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। ठीक है, मरियाना गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में और सबसे गहराई ये गर्त है। नेक्स्ट हमारा है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है। यानी कि जो क्षेत्रफल होता है उसके आधार पर अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है एशिया और एंटार्कटिका, ऑप्शन सी है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका और एंटार्कटिका। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। हमारी व्याख्या भी है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का इस तरह से क्रम है जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम क्या है। तो सबसे बड़ा है एशिया, उससे छोटा है अफ्रीका महाद्वीप, उससे छोटा है उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा है दक्षिणी अमेरिका, उससे छोटा है अंटार्कटिका, फिर यूरोप है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी टोटल 7 महाद्वीप हैं और इसमें सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? ऑप्शन ए है वायुमंडल, ऑप्शन बी है ओजोन मंडल, ऑप्शन सी है जैव मंडल, ऑप्शन डी है स्थल मंडल। तो बताइए कौन सा पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन मंडल। पृथ्वी का परिमंडल नहीं है, नहीं पूछा है तो वो ओजोन मंडल हो जाएगा। ठीक है, और वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल ये तीनों पृथ्वी के परिमंडल होते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि पृथ्वी का परिमंडल वायुमंडल है, स्थल मंडल है और जैव मंडल है, जबकि जो ओजोन मंडल है ये पृथ्वी पर नहीं समताप मंडल में स्थित है। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि संगमरमर एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है कायांतरिक चट्टान का, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान का, ऑप्शन सी है आग्नेय चट्टान का, ऑप्शन डी है प्लूटोनिक चट्टान का। तो बताइए जो संगमरमर है वो किसका उदाहरण है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कायांतरिक चट्टान का। संगमरमर कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है। हमारी व्याख्या भी है कि संगमरमर कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि अपक्षय और अपरदन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं। यानी कि जो अपक्षय और जो अपरदन होता है इसकी जो संयुक्त क्रिया है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अपघटन, ऑप्शन बी है जलीकरण, ऑप्शन सी है कार्बोनेशन और ऑप्शन डी है अनाच्छादन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी अनाच्छादन। अपक्षय और जो अपरदन होता है इसकी संयुक्त क्रिया अनाच्छादन कहलाती है। हमारी व्याख्या भी है कि अपक्षय और अपरदन की संयुक्त क्रिया को हम अनाच्छादन कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है। ऑप्शन ए है सुंदरवन, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो बताइए भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहां याक पशु मिलता है। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, यहाँ याक पशु मिलता है और इसकी कैपिटल है लेह। वहीं जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का राज्य है और इसकी कैपिटल है ईटानगर। हमारा व्याख्या भी कह रही है कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हमें याक पशु मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादक इकाई है। ऑप्शन ए है ऋषिकेश, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो बताइए वो कौन सा स्थान पे जहाँ पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषिकेश। ऋषिकेश वे स्थान है जहाँ पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है और ऋषिकेश ये उत्तराखंड में है, देहरादून भी है, चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये हमारे पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी व्याख्या भी है कि उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश नामक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की कंपनी जो है वो स्थापित की गई है। नेक्स्ट है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1988 और ऑप्शन डी है 1991। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या किया गया, लागू किया गया। हमारी व्याख्या भी है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उपभोक्ता के हितों की क्या करें, सुरक्षा करें, उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है। ऑप्शन ए है कि वर्षा में सहायक, ऑप्शन बी है जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, ऑप्शन सी है जल विभाजक का कार्य करता है और ऑप्शन डी है परिवहन के लिए अवरोधक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल विभाजक का कार्य करता है। कौन सा कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है। तो अरावली श्रेणियों के लिए सबसे सही यही है कि ये क्या करता है कि ये जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है और ये पर्वत जल विभाजक का कार्य करती है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो हमारी दो चीजें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि तो इसमें याद रखना कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो जल विभाजक का कार्य करती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर्वत है। और इसके बाद हमारा 31 जुलाई 2011 में जियोग्राफी की PYQ कह रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एशिया। हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हमारी व्याख्या भी है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, 7। ठीक है, पृथ्वी पर हमारी कुल 7 महाद्वीप हैं। इनके क्षेत्रफल के घटने के आधार पर सबसे बड़ा एशिया है, उससे छोटा अफ्रीका है, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका है, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका है, उससे छोटा अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। आपसे पूछेगा कि विश्व पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, 7। सबसे बड़ा है एशिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटी निर्मित होती है। ऑप्शन ए है नदियों द्वारा, ऑप्शन बी है हिमानी द्वारा, ऑप्शन सी है हवाओं द्वारा, ऑप्शन डी है भूमिगत जल द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमानी द्वारा। जो यू आकार की घाटी है ये हिमानी के द्वारा निर्मित होती है।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि यू घाटकार की घाटी हिमालय के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है परतें किन चट्टानों में होती हैं? ऑप्शन ए है आग्नेय, ऑप्शन बी है रूपांतरित, ऑप्शन सी है अवसादी, ऑप्शन डी है ये सभी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अवसादी। जो परतें होती हैं वो अवसादी जो होती हैं परतें वो चट्टानों में होती हैं अवसादी चट्टानों में। हमारी व्याख्या भी है कि अवसादी चट्टानों को हम परतदार चट्टानें कहते हैं क्योंकि इनमें जो हमारी परतें हैं वो पाई जाती हैं। इसी प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मों की उपस्थिति होती है जिससे में जीवाश्म ईंधन हमें प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से निर्मित होता है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बताइए हमारी जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है ओजोन मंडल, ऑप्शन डी है अयान मंडल। हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं। पहली होती है क्षोभ मंडल, दूसरी होती है समताप मंडल, तीसरी होती है ओजोन मंडल, चौथी होती है अयान मंडल, पांचवी होती है वायरी मंडल। तो ये टोटल 5 होती हैं। इसमें सबसे नीचे वाली परत नंबर 1 की होती है ये क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरे नंबर की होती है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तीसरी होती है ओजोन मंडल जिसे हम ओजोस्फीयर कहते हैं और इसमें जो होता है वो हमारी ओजोन गैस पाई जाती है। चौथी होती है अयान मंडल, होती है हमारी अयान मंडल। अयान मंडल इसे माइनोस्फीयर भी कहते हैं। इसमें जो रेडियो तरंगें होती हैं वो पाई जाती हैं। पांचवी होती है एक्सोस्फीयर जिसमें बाहरी मंडल लास्ट में होती है। तो इसकी विशेषताएं याद रखना। वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं। हमारी देखो ये व्याख्या भी कह रही है, ध्यान से देखना। ये होती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी की पहली परत होती है क्षोभ मंडल, दूसरी होती है समताप मंडल, तीसरी होती है मध्य मंडल, चौथी होती है यान मंडल, पांचवी होती है बाहरी मंडल। पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर पहले तथा पृथ्वी से नजदीक क्षोभ मंडल होती है। इस मंडल में सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे कि आंधी है, वर्षा है, तूफान है, बिजली का कड़कना है। ठीक है, दूसरी हमारे समताप मंडल होती है। इसमें जो ओजोन परत है वो उपस्थित रहती। दूसरी हमारी इस मंडल के ऊपर समताप मंडल की उपस्थिति होती है। इस मंडल में ताप है वो समान होने से किसी प्रकार की घटनाएं नहीं घटती हैं प्राकृतिक। इसीलिए यह मंडल वायुयान उड़ाने के आदर्श दशा को उपलब्ध करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है मृत सागर, ऑप्शन डी है बाल्टिक सागर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृत सागर। विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा लवणता वाला सागर मृत सागर है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। मृत सागर की लवणता 238% होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग संबंधित है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है गंगा का मैदान, ऑप्शन सी है थार मरुस्थल, ऑप्शन डी है दक्षिण का पठार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। भारत में जो दक्षिण का पठार वाला प्रदेश है वो गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। हमारी व्याख्या भी है कि भारत का दक्षिण का पठार जो है वो गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है। नेक्स्ट है सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ज्वारी वन, ऑप्शन बी है शीतोष्ण वन, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय वन, ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय वन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वारी वन। जो सुंदरी वृक्ष है वो ज्वारी वन के प्रकारों में पाया जाता है। हमारी व्याख्या भी है सुंदरी वृक्ष ज्वारी वनों में पाया जाता है और इस प्रकार के वृक्षों के वनों को हम सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर ज्वारी वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर। नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ, ऑप्शन सी है शीतलहर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी।
तो बताइए कि उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा है उसका कारण क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है जो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। किसके कारण? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है कि सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी है सूती वस्त्र, ऑप्शन सी है रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन डी है सीमेंट। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक उर्वरक। जो सिंदरी है वो रासायनिक जो उर्वरक है उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारी व्याख्या भी है कि सिंदरी रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी झारखंड राज्य में स्थित है। ये भारत का पहला अमोनियम सल्फेट उत्पादन करने वाला रासायनिक उर्वरक उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट है कि वाकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है ब्यास। तो भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी व्याख्या भी है कि भाखड़ा नागल परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को पूरी करने वाली ये परियोजना सतलज नदी के द्वारा पर निर्मित की गई थी और इसके द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य जो हैं वो लाभान्वित होते हैं। इसके बाद हमारा 16 फरवरी 2016 की ज्योग्राफी में PYQ है कि पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 28। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 29.0। पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत 29.0 है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि पृथ्वी कई बड़े महासागर और जो महाद्वीप होते हैं इनसे मिलकर बनी होती है। पृथ्वी के कुल 71% हिस्से में पानी होता है जबकि जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है 29% इस पर स्थल है। पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 510.70 बिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, ऑप्शन डी है ओजोन मंडल। ये हमारा प्रीवियस ईयर का है और पिछली बार जो मैंने 2013 का करवाया था उसमें भी पूछा गया था, तो कई बार ही रिपीट हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं। पहली होती है क्षोभ मंडल, दूसरी होती है समताप मंडल, तीसरी होती है मध्य मंडल, चौथी होती है आयन मंडल और हमारी जो तीसरी जो हमारी मध्य मंडल होती है उसको ओजोन मंडल भी कहते हैं और पांचवी होती है बाहरी मंडल। तो सबसे निचली परत हमारी क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि वायुमंडल के निचले भाग को जो प्रायः 4 से 8 मील तक फैला होता है ये क्षोभ मंडल, उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल और उसके ऊपर भाग के भाग को मध्य मंडल और मध्य मंडल के ऊपरी भाग को हम आयन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के भाग को हम शांत मंडल और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच के भाग तो हम स्ट्रेटोपाज कहते हैं। ये याद रखना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी 5 परतों के बारे में। नेक्स्ट है कि सभी बाहरी जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। वे है ऑप्शन ए है पटल विरूपण, ऑप्शन बी है अपक्षय, ऑप्शन सी है कार्बोनेशन, ऑप्शन डी है अनाच्छादन। तो सभी जो बाहरी जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। तो वे क्या है? से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन अनाच्छादन। ठीक है सर, ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि अनाच्छादन भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली कई प्रक्रियाओं का समूह है जिसके अंतर्गत अत्यंत मंथर गति से पृथ्वी की ऊपरी सतह की चट्टानें होती हैं उनका कटाव और क्षरण होता रहता है और भूपटल समतलता की ओर प्रवृत्त होता है। अनाच्छादन के प्रक्रमों को हम 2 प्रमुख वर्गों में बांटते हैं, एक होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। ऑप्शन ए है गैसीय चक्र, ऑप्शन बी है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी है जल चक्र, ऑप्शन डी है भू आकारिक चक्र। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
जैव भू रासायनिक चक्र जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य जो रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह होता है उसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच में रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये चक्र जीवों के द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है, जिसमें वायु, जल और मिट्टी में विघटन से इसकी पुनरावृत्ति होती है, जिसमें रासायनिक तत्वों का संतुलन पौधों व प्राणी ऊतकों के चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरिक शेल नहीं है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है संगमरमर, ऑप्शन सी है क्वार्टजाइट और ऑप्शन डी है स्लेट। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। ये एक कायांतरिक शेल नहीं है, जबकि क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट ये तीनों कायांतरिक शेल हैं। हमारी व्याख्या भी है कि कायांतरिक शेल अग्नि और अवसादी सेलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या फिर रूपांतरण होता है उसके जाने से निर्मित होती है। कायांतरिक सेल पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े से हिस्से में होती है और कायांतरिक सेल के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे कि संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट, फाइलाइट इत्यादि। बात करेंगे अपने 24/7/2022 के ज्योग्राफी के PYQ के बारे में। आज निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर पानी पाया जाता है और पानी पाए जाने के कारण इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। वेनस इज कंसीडर्ड एज एर्थ्स ट्विन। बिल्कुल सही बात है, जो शुक्र होता है उसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तो ये भी सही है, पर हमसे गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें सही पूछा है कि गलत। इसमें हमसे गलत पूछना है तो सही वाले हटाकर हमें गलत पॉइंट करना है। अगर हमसे सही पूछा हो तो गलत वाले हमें हटाने पड़ते। थर्ड है कि शनि एक आंतरिक ग्रह है और सैटर्न इज एन इनर प्लैनेट। और लास्ट है कि बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है। मरकरी कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड सन इन 88 डेज। ये भी बिल्कुल सही बात है, जो बुध है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में पूरा करता है, 88 दिनों में, यानी कि 88 दिनों में पूरा करता है। तो ये भी सही है, लेकिन शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है वो कौन सा ग्रह है, बाहरी ग्रह है। देखो हमारी जो सौरमंडल होते हैं उसमें टोटल कितने ग्रह होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह होते हैं। इसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो ये 4 ग्रह होते हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है इन्हें हम बाहरी ग्रह कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक है और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी है। लेकिन इसने शनि को आंतरिक मान लिया, इसीलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि शनि एक बाहरी ग्रह है। ठीक है, इसमें से जो बुध है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है वो 88 दिनों में लगाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ ये कि हमारा गलत था। एक्सप्लेनेशंस भी है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी ग्रह के अंतर्गत आते हैं, सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं और इनका आकार बड़ा होता है। ये ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। किससे, गैस से और तरल पदार्थों से। नेक्स्ट है कि जब 0 डिग्री देशांतर पर, देखो ये मेरे जियोग्राफी के आ गए 4-5 क्वेश्चन, इन्होंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे थे। अब हमसे जियोग्राफी के भी 5 से 6 क्वेश्चन ये पूछेगा, और वो भी कौन सी जियोग्राफी पूछ रहा है ये हमसे, पॉलिटी भी इसने हमसे हमारी वर्ल्ड और इंडिया दोनों पूछ ली थी, और वही हमारी जियोग्राफी भी पूछ रहा है कि जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। ऑप्शन ए है प्रातः 11 बजे, ऑप्शन बी है रात्रि 11 बजे, ऑप्शन सी है प्रातः 10:15, ऑप्शन डी है प्रातः 9:45। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
ए प्रातः 11 बजे। जब 0 डिग्री देशांतर पर जो होता है सुबह के 10 बज रहे होते हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11 बज रहे होंगे। ठीक है, जो 15 डिग्री होता है इस पर पूर्वी देशांतर पर कितने बज रहे होंगे? 11। हमारे एक्सप्लेनेशन से जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजेंगे तो पूर्वी देशांतर पर प्रातः 11 बजे होंगे। प्रमुख यंत्रों के पूरब में 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट लगते हैं। इसी प्रकार जो 15 डिग्री देशांतर होगा उस पर कितना लगेगा? 60 मिनट लगेगा। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ पे कितने बज रहे हैं सुबह के यहाँ पे बज रहे हैं 10। कितने बज रहे हैं सुबह के? 10। फिर हमें कहा है पूर्वी देशांतर पर प्रातः 11 बज रहा होगा। क्यों बज रहा होगा? क्योंकि हमें जाना है 15 डिग्री पूरब में। अब पूरब तो इधर है, पूरब में जाते हैं तो प्लस होता है, पश्चिम में जाते हैं तो ये माइनस होगा। और हमें पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट होता है। हमें 15 डिग्री जाना है तो 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौकू 60, 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है हमें, ये जो 10 बजे है इसमें 1 घंटा जोड़ देना है और 11 बज जाएंगे। ऐसा ही इसने आगे कहा होता है कि पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा तो हम 1 घंटे को कम कर देते हैं, यानी कि 9 बजा देते। पश्चिमी में 1 घंटा कम होगा, पूरब में जो है आपका वो 1 घंटा ज़्यादा होगा। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द earthquake मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड एज। भू प्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फोकस उद्गम केंद्र, ऑप्शन बी है एपी सेंटर अधिकेंद्र, ऑप्शन सी है बेंट निकास, ऑप्शन डी है क्रेटर। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए उद्गम केंद्र यानी कि फोकस। भू प्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ पर भूकंपन आरंभ होता है, भूकंपन स्टार्ट होता है, वो उद्गम केंद्र यानी कि फोकस कहलाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में याद रखना। भू प्रपट्टी के नीचे वाला वह स्थान, वह प्लेस जहाँ पे भूकंपन आरंभ होता है वह फोकस यानी कि उद्गम केंद्र कहलाता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहाँ पे भूकंप शुरू होता है उसे फोकस यानी उद्गम केंद्र या हाइपोसेंटर भी कहते हैं और अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आर कास्ड बाय यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने के परिणाम क्या हैं? ऑप्शन ए मतलब क्या कारण होते हैं जब भूकंप और ज्वालामुखी घटित होता है? हम कहते हैं वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ ज्वालामुखी आ गया, तो कारण क्या है? ऑप्शन ए है अंतर्जनिक बल एंडोगेनिक फोर्स, ऑप्शन बी है बहिर्जनिक बल एक्सोगेनिक फोर्स, ऑप्शन सी है अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बल एंडोगेनिक एंड एक्सोगेनिक फोर्स और ऑप्शन डी है सौरमंडल बल सोलर फोर्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन। देखो इसमें भी हमें क्या मिला था? बोनस मार्क्स मिला था। क्यों मिला था जरा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन से कि जो भूकंप होता है ये ज्वालामुखी अंतर्जनित बल होते हैं उनके कारण होता है। अंतर्जनित बल पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाला एक दबाव होता है, इसे हम आंतरिक बल कहते हैं। अंतर्जनित बल क्या होता है? पृथ्वी के अंदर एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है, इसे हम कहते हैं आंतरिक बल। अंतर्जनित बलों के कारण ही पृथ्वी पर अवतलन, भूमि उत्थान की प्राकृतिक आपदाएं होती, इसलिए इसमें बोनस अंक हमें प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो है 113 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो बहुत बार ये रिपीटेड सीटेट और ये हमारा रीट वगैरह में पूछा जा चुका है। कहा रहा है कि अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? द अगुलहास करेंट फ्लोस इन विच ओशियन? ऑप्शन ए है आर्कटिक ओशियन आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है इंडियन ओशियन हिंद महासागर। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। अगुलहास धारा कैसी धारा होती है? ठंडी की गर्म? पहला क्वेश्चन यही है आपके लिए, बताओ कि अगुलहास धारा गर्म होती है ठंडी? सही आंसर हो जाएगा गर्म। ठीक है, जो अगुलहास धारा होती है, अगुलहास यानी कि उंगली जो होती है उसमें कुछ कट फिट जाए तो ये मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो ऐसा लगना अगुलहास धारा यानी कि उंगली वाली धारा ये गर्म होती है। कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कि जो अगुलहास धारा है ये दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। यह मोजाम्बिक और पूर्वी मेडागास्कर धाराओं के संगम से बनती है। तो अगुलहास धारा गर्म धारा है ठंडी धारा है, दो प्रकार की धाराएं होती है। तो गर्म धारा है कहाँ है? दक्षिणी हिंद महासागर में है। एक कौन सी धाराओं के संगम से बनती है? मोजाम्बिक और पूर्वी मेडागास्कर से।
डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जो जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रीट के एग्जाम में पूछे गए थे। हमने एक साथ इसलिए करवा दिए कि आपको आइडिया मिला कि किस तरह के हमारे PYQ पूछे जाते हैं रीट के एग्जाम में। हमने इससे पहले जियोग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान स्पेशल और हिस्ट्री के भी बना दिए हैं और सारी की हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, देख लीजिए। थैंक यू।